अच्छा, माना क्या जाता है कि आज़ादी के बाद से स्वतंत्र भारत की जो प्रथम तकनीक जो है वो क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी हुई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और इसके उसमें दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा कौन थे भाई? किसके? जहांगीर रत्न टाटा। फिर उसके बाद कौन आए? इस समय टाटा के जो है मालिक रतन टाटा। तो इस तरह से जो दो तीन पीढ़ियां हम लोग जानते हैं, लगभग आज़ादी के लगभग पहले और आज़ादी के बाद से इन तीन पीढ़ियों ने अपने जो सक्षम जो रहे और एक तरह से जो है बिजनेस, मतलब क्या कहते हैं उसको, घराने से संबंधित ये लोग रहे। तो इन्होंने भारत जैसे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे टाटा की कंपनी हो, चाहे बिरला की हो, चाहे इस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना सहयोग किया। और हमारी गवर्नमेंट जो कि स्वतंत्र भारत के तुरंत ही पश्चात जो है उस हिसाब से सक्षम नहीं थी कि अपने जो है इस तरह से इतनी मतलब इकोनॉमिक उस पर खर्च कर सके, इतनी धन खर्च कर सके। तो इन्हीं उद्योगपतियों का सहारा लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च के लिए जो है उसके क्या किया था, इन दोनों के कंसोर्टियम से ही सारी चीजें शुरू हुई। तो ये भी बताया था कि सबसे बड़ा जो इसके विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार था वो किसके नाम से था? नहीं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। आप लोगों ने बताया भी था, आप ही लोगों ने बताया था उसको। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम से विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1954 में ही, जैसा कि दो चीज़ें हैं, इसमें दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। क्रम जैसे 3-4 चीज़ें दे दी जाएंगी और उसमें कहा जाएगा कि अवरोही अथवा आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करिए। तो उसको आपको ध्यान रखना होगा बाई इवेंट, मतलब उसका जो ईयर है, ईयर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी, कब आयोग का गठन हुआ और कब विभाग का गठन हुआ, ये सारी चीजें। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था भाई? 1948 में हुआ था। और विभाग का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1954 में। इसके साथ ही जब इसमें 1940 के दशक में जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, न्यूक्लियर मतलब उसकी टेक्नोलॉजी का, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कब कौन से कालक्रम के अनुसार जो चीजें हुई, ठीक है ना। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैंने आप लोगों को मेथड भी बताए थे कि क्वेश्चन पूछने के तरीके किस टाइप के हैं और हमें पढ़ना कैसे है। देखिए होता क्या है, जानते तो हम लोग सब कुछ हैं, लेकिन उसी में क्या करता है कि वो थोड़ा सा तरीका घुमा देता है क्वेश्चन का, फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी कालक्रम के अनुसार ही देखा जाए तो बढ़ते कालक्रम या घटते के अनुसार अगर पूछ ही दिया जाए तो आप उसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि लगभग अगर एक कोई पूछ के उसमें 4 ईयर दे दिए जाए तो आप उसमें एक मार्क कर लेते हैं कि हाँ लगभग यही वाला था। लेकिन अभी 4 आपको वो घटनाओं के बारे में दे दिए जाए और ये कह दिया जाए कि इनको अरेंज करिए, व्यवस्थित करिए, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ये वाला आया था या पहले ये वाला आया था। तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से आपको नोटिस करना होगा, ठीक है ना। और जो भी इसके पहले हमने अभी सारी चीजें बताई, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों के बारे में, तो एक आपको एक अपनी एक संकल्पना बनानी होगी। एक कॉन्सेप्ट बिना बनाए आप नहीं समझ सकते कि हमें कौन से रेंज किस मिसाइल के बारे में लेना है और कौन से को क्रूज में रखना है और कौन से को बैलिस्टिक में लेना है। और जो उसका रेंज है, रेंज से ही हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये बैलिस्टिक वाला उसमें है या
क्रूज वाले उसमें है, कौन सी श्रेणी में है। तो उसका जो मेन तत्व होता है किसी भी उसका पाठ्यक्रम का, किसी भी टॉपिक का जो मुख्य तत्व होता है कि हम उसका क्या याद कर लें तो हमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या उसको देखेंगे, रेंज से हमें पता चल जाएगा कि लगभग ये सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, या कैसे है, या क्रूज में जाएगा या बैलिस्टिक में जाएगा। तो सिर्फ एक चीज अगर हम उसका पकड़ लेते हैं तो सारी चीजों के बारे में हम अपनी एक संकल्पना बना लेते हैं कि ये इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, क्या है, एक ट्रिक है, तरीका है। जरूरी नहीं कि हम उसके और बहुत सारे पार्ट के बारे में पढ़ें, जरूरी यह है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ें। ठीक है ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा था, लेकिन उसको जरूरी भी है हटना कि जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखिए थोड़ा पढ़ना, लेकिन ठीक से समझना उसको। बहुत ज्यादा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, उतना पढ़िए जितना आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और क्या विशेष रूप से पढ़ना है जो हमें वहाँ हिट करना है टारगेट को। बहुत सारे इसमें सिलेबस हैं, सिलेबस की पूरी भरमार आप लोगों को मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। सारे पूरे सिलेबस की पूरी भरमार है, आप उसमें पढ़िए, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा कि सही तरीके से उसमें पढ़ना क्या है। हर चीज़ के बारे में नहीं जरूरत है, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल हट चुकी है और नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम भी देना बेकार है, किसी काम का नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों कोई पूछेगा आपसे। जिस टेक्नोलॉजी के बल पे हम आगे बढ़ गए उस टेक्नोलॉजी को ही ज़्यादा चर्चा में लिया जाएगा। जिस टेक्नोलॉजी को कहीं बहुत पीछे हम छोड़ा है उसका कोई नाम नहीं लेने वाला। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, और मैंने इसके बारे में बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और उसी समय जो है बार्क की स्थापना हुई 1954 में। ठीक है, नोट कर दें आप उसको, 1954 में ही बार्क की स्थापना हुई। और बार्क का ही नाम क्या था, AEET। पहले बार्क का नाम AEET था, जो कि एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। बार्क कहाँ स्थापित है भाई, ट्राम्बे में स्थापित है। तो क्या था, AEET पहले उसका नाम हुआ करता था, जो कि एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे करके था उसका नाम। नोट करना पड़ेगा क्या, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। और बार्क उसका नाम कब पड़ा, एक ऐसी ट्रेजेडी आई जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा किसी सिलसिले में यूरोपीय कंट्री को जा रहे थे, उस समय कहीं उनकी प्लेन जो है क्रैश हो गई और उसमें वो समाप्त हो गए। तो उसी समय जो है उनके स्मृति में, उनके याद में उसकी बार्क की स्थापना की गई, मतलब बार्क उसका नाम रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। तो अच्छा, दो तरह से पूछता है, कभी बार्क के नाम से पूछता है, कभी AEET पूछता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखने होंगे। हाँ, कभी AEET भी पूछ सकता है और कभी बार्क के बारे में पूछ सकता है, और वो इस जगह के नाम से भी दे सकता है कि किस जगह पे जगह मतलब ये संस्था सिचुएटेड है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। 1960 के दशक में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की गई। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो स्थापना की गई 1960 के दशक में की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी मतलब हमने बताया था आपको शुरू में ही कि ज़्यादातर इस तरह की जो न्यूक्लियर से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजी हमने उसका किया विकास, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम विरोध और तमाम संघर्षों के बावजूद उसको हमने स्थापित किया। और 1964 जो एक हमारा प्रोजेक्ट था, 1974 में जो प्रोजेक्ट पोखरण परमाणु प्रोजेक्ट फर्स्ट जो था, जिसको किस नाम से दिया गया भाई, उसका क्या नाम था प्रोजेक्ट का नाम है? लाफिंग बुद्धा। क्यों लाफिंग बुद्धा? 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो परमाणु परीक्षण किया गया
उसका जो कोड नेम था, वो जो प्रोजेक्ट का जो नाम था, क्या था कोड नेम? लाफिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो लाफिंग बुद्धा के नाम से उसको रखा गया। अच्छा, इसी क्रम में हम एक चीज और जिक्र कर ही लेते हैं कि जो 1974 फर्स्ट पोखरण जो था, 1974 में लाफिंग बुद्धा के नाम से रखा गया। लेकिन जो 98 का जो था, कौन कौन से डेट में था, कुछ याद है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा है? ये 11 और 13 मई, ठीक है ना, 11 और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण सेकेंड, पोखरण परमाणु परीक्षण सेकेंड वाले में जो था, क्या था? शक्ति, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं 1974 में जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में, वो क्या था कि पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, लेकिन यह था कि जो हमने विस्फोट किया, आपको मैंने बताया था कि कुछ एयर टाइप उसमें किया था, इस तरह से बना के, मतलब ग्राउंड में पहले खुदाई किया, फिर इस टाइप से उसको अंदर अंदर एयर टाइप में शेप में दिया और फिर विस्फोट किया। तो उससे क्या हुआ, रेडियो एक्टिव जो विकिरणें हैं वो वायुमंडल में न फैल के जमीन के नीचे ही, सतह के अंदर ही वो दबी रह गई, ठीक है ना। तो उससे कोई मतलब दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो एक ट्रीटी के अंतर्गत ये सारी चीजें भारत ने किया था। तो अच्छा, इसमें हुआ क्या कि बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी का इसमें मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं हो पाया, लेकिन उतना तो जरूर क्लियर हुआ कि हमें वास्तव में कुछ हमें अचीवमेंट इससे संबंधित मिल गया। भाई जो पटाखे छोड़ना जानेगा, जो पटाखे छोड़ सकेगा, पटाखों के बारे में जो जानेगा, वो धीरे धीरे बम के भी बारे में जानना सीख लेगा। तो वही हाल थी। और उसके बाद जो है फिर से क्या हुई, जब 74 की जब देखिए हुआ क्या कि चीन की उसी समय आजादी के बाद से चीन का युद्ध, चीन भारत से संबंधित युद्ध, फिर पाकिस्तान के 2-3 बार युद्ध जो है, तो उससे क्या था कि भारत को लगा कि वास्तव में हमें इस प्रौद्योगिकी की जरूरत है। और आप जान सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए, देखिए हम साथ में डिफेंस को भी लेके चल रहे हैं और आप इसको ध्यान में रखिएगा। और डिफेंस ही नहीं, हम IR और ये सारी चीजें कहीं कहीं इसको सभी एक साथ कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर के लिए देखिए, जो परमाणु का जो दौर चला, जो देशों के बीच में जब उनको लग रहा है, जो कमजोर देश है या शक्तिशाली राष्ट्र है, या आप वाकिफ होंगे शीत युद्ध से। शीत युद्ध कब से कब तक चला भाई? 1945 से लेके और 1992 तक शीत युद्ध का दौर चला, जिसमें एक चीज आप लोग और भी जानते होंगे कि शीत युद्ध जो पूरा जो विश्व था वो 2 गुटों में बटा हुआ था। लेकिन भारत और मैंने 2 राष्ट्र और बताए थे, कौन? मिस्र और यूगोस्लाविया। ये ऐसे 3 राष्ट्र थे जो नॉन अलाइन के उसमें थे, पक्ष में, कि मतलब हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे। तो जो विश्व जो 2 गुटों में बटा था, उसको फिर लोगों ने तमाम आलोचना भी किया कि इस तरह के राष्ट्र अपना एक अलग गुट बना रहे हैं, जबकि इनका मतलब ये था कि हम किसी की तरफ नहीं हैं। अच्छा, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम छोड़ा, तो उसका भी डेट आपको पता होना चाहिए। और उसके से रिलेटेड क्या परमाणु बम के नाम, मतलब जो उनका प्रोजेक्ट था, तो बता सकते हैं कोई कि हिरोशिमा पे कब छोड़ा गया और नागासाकी पे कब छोड़ा गया? कोई एक बताए। 6 अगस्त को कहाँ छोड़ा भाई? छोड़ा हिरोशिमा में। और क्या नाम था उसका? लेकिन लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से 2 थे, ठीक है ना। तो पहले फैट मैन आया या पहले लिटिल बॉय? जैसे 6 अगस्त को लिटिल बॉय, ठीक है, उसके बाद फैट मैन, ठीक है ना। तो लिटिल बॉय को पहले छोड़ा और 6 अगस्त को कहाँ छोड़ा? हिरोशिमा में। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा अगर आपने कहीं ध्यान नहीं दिया है। मैं एक बात अभी छोटा सा एक ट्रिक बता दूंगा, आपको ध्यान कर लेंगे इसमें। आप बार बार कंफ्यूज भी होते हैं और हम भी होते थे कभी।
हिरोशिमा और नागासाकी। फैट मैन बाद में आया और लिटिल बॉय पहले आया, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। 9 अगस्त और नागासाकी, 9 और ये नागासाकी, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। क्यों? एग्री हैं आप? कुछ और कॉन्सेप्ट आपने बनाया अगर और कोई कॉन्सेप्ट, देखिए होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट का जो है, अपने कॉन्सेप्ट का जो है, अपने कॉन्सेप्ट को जो है शेयर करना भी एक बड़ी चीज है और अच्छी बात है। हो सकता है वो ट्रिक किसी और को भी मिल जाए, उसी तरह से किसी और को भी लर्न हो जाए। देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये कॉन्सेप्ट को शेयर करना, और बहुत छोटी चीजें हैं, ये भूल भी जाते हैं लोगों को, कभी कभी दिमाग से उतर भी जाते हैं। और कभी आपको मैंने बताया कि कालक्रम अगर पूछ लेगा तो आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में छोड़ा। तो जब उस समय अमेरिका ने और रसिया ने इस तरह से इनके पास से जब शुरुआत हुई, और आपको मैंने बताया था कि इस तरह से आप समझें कि 10,000 गुने के बराबर ऐसे विस्फोटक पे बैठा हुआ है अमेरिका जैसा राष्ट्र, जिसके पास हजारों की संख्या में, उसके पास इतने मिसाइल्स और इतने टेक्नोलॉजी इतने आगे हैं वो कि स्वयं के ही उसमें वो क्या बन जाएंगे, भस्मासुर बनने वाली स्थिति होगी। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे जो परमाणु संयंत्र में जो हादसे हुए, तो उससे भी हमें आगे बचने की जरूरत है, ठीक है ना। और मैं बता रहा था कि बैलेंस ऑफ पावर 2-3 तरह से होते हैं, आपको उससे भी मैं कोऑर्डिनेट उसको मैं करते चलता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, किसी राष्ट्र के लिए शक्ति संतुलन किस तरह से बनाए जा सकते हैं। भयादोहन, डिटरेंस, ये क्या है? भयादोहन क्या है भाई? भयादोहन, आपने भयादोहन के बारे में कुछ पढ़ा है? भयादोहन डिटरेंस और शक्ति संतुलन, ये चीजें कहां आपके आएंगे? तर्क और उसमें कथन। भयादोहन क्या था? एक ऐसा दौर चला जब राष्ट्र 2 गुट में बटा, पूरा विश्व 2 गुट में बटा, और 2 गुट में बटने के बाद जो है, 2 गुट में बटने के बाद लोगों को नहीं मालूम था ना कि 2 से 3 वाले में भी चलेंगे, तो देखिए 3 से 4 ही लोगों को पता है। खैर चलिए, तो भयादोहन क्या होता है? भयादोहन का जो दौर चल पड़ा वो क्या था, या जो पूरा जो मतलब विश्व था जो 2 भागों में बटा, उसका कारण ये था कि बड़ा डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है, तो सारी चीजें अपने दिमाग से बदल, एक्चुअली टाइमिंग बदल गई ना, लोगों को मैंने सबको बता दिया था, ऐसे लोगों को इस टाइम पे कॉल नहीं करना है। अभी डॉक्टर साहब के यहाँ मैं कल गया था एक जगह, उसमें वहाँ लिखा हुआ था कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट में रखें। साइलेंट न होने की स्थिति में जो दिमाग में जो विचार आते हैं उस समय दवाएं के या प्रेस्क्रिप्शन जो आते हैं उसमें विघ्न आ जाती है। ऐसे ही मतलब कुछ ऐसा मतलब उसको सुन के भी आप पढ़ के भी आपको बड़ा इंटरेस्ट बन सकता है, मतलब दिमाग में जो विचार होते हैं बदल भी जाते हैं। अच्छा देखिए होता क्या है ना कि भाग दौड़ की इस स्थिति में व्यक्ति इरिटेट बड़े जल्दी होता है, चिढ़, और उसी चिढ़ को दूर करने के लिए आपको जरूरत है किस चीज की? थोड़ी देर आप बहुत शांत होके बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न होके कुछ ओम या इस तरह की चीजों का आप अपना उच्चारण करिए तो थोड़ा शांति मिलेगी आपको, ठीक है ना? करना चाहिए एक मतलब अपना एक इस
टाइप की। तो जब विश्व दो भागों में बटा तो एक दौर चल पड़ा भयादोहन का, डिटरेंस का, कि कौन कितने शक्तिशाली होगा, कौन कितना शक्तिशाली हो जाएगा कि उससे लोग डरने लगेंगे। तो लोगों के यहाँ अपने अपने अलग अलग मत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूरोपियन यूनियन के रूप में पहले जाना जाता था, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, कब हुई भाई, नोट कर लें, 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और यूरोपियन यूनियन उसके पहले था। यूरोपियन यूनियन कहीं कहीं हटा, खत्म हुआ, भंग हुआ और एक रूप ले लिया किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं कहीं बहुत आज की डेट में सफल तो 100% तो नहीं हो पा रहा, मतलब उसका कमांड जो है ना पूर्ण रूप से हर देशों के पास ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब अमेरिका जैसे डेवलप्ड और जो है विकसित राष्ट्र के ऊपर एक छोटा सा राष्ट्र कौन, उत्तर कोरिया, वो आके दिखा रहा है, वो उसको डरा रहा है। और जो कि मतलब ये स्थिति है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक ने चुराया इस तकनीकी को, और चुरा के पाकिस्तान के वैज्ञानिक जो कि कनाडा गए और वहां से ऐसे तकनीकी को उन्होंने चुराया, और चुरा के जो है उन्होंने क्या किया, अपने तो जो भी पटाखे वटाखे बनाए वो तो बनाए ही, वो कुछ उन्होंने नॉर्थ कोरिया को दे दिया। तो ऐसे क्या करेंगे, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके पास कुछ अगर ऐसे गुण आ जाएं तो क्या करते हैं, कुछ और दूसरों को भी बांटना शुरू कर देते हैं वाहवाही में, ठीक है ना, अपना एक संघ बनाने के चक्कर में, गुट बनाने के चक्कर में वो दूसरों को भी लपेटते हैं। जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों को भी वो बनाते हैं, भाई अगर हम सक्षम नहीं रहे तो फिर यही हमारी मदद करेगा वो। तो इस टाइप से उसने किया। तो डिटरेंस भयादोहन का उस समय दौर चला, और लोगों ने अपने अपने मतलब जो किया है परमाणु जो ये प्रौद्योगिकी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे शुरू किया, और विकास करके एक ऐसी स्थिति पे पहुंचे लोग कि जिनके पास खाने के भी लाले पड़े थे, भोजन के ढंग से उनके पास खाद्यान्न नहीं था, वो दौर किसमें कूद पड़े, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपनाने के चक्कर में। जैसे हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, ठीक है, जो बीमारू देश हुआ करता था, कभी एशिया का जो है मरीज कहा जाता था चीन, ठीक है, एशिया का मरीज, यूरोप का, ठीक है ना भाई, एशिया का मरीज चीन को ही कहते। तो वह जो है वो भी क्या किया, अपनी तकनीकी को विकसित किया, भले चले 4 दिन और 2 दिन जो कहावत है, लेकिन वो भी इसमें कूदा, और कहीं कहीं लोगों ने सफलता प्राप्त किया, अर्जित किया, और अपने पास हथियारों के इतने उससे भंडार से लोगों को डराना शुरू किया, दूसरे देशों को डराना शुरू किया कि हम भी परमाणु अथवा हम भी शक्ति संपन्न हैं, और हमारे ऊपर आंखें न दिखाना। अच्छा, इस तरह से देखिए छोटी छोटी कंट्रीज मिलके देखिए, आप जानते हैं इसको भी इस तरह से, जैसे देखिए मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ आप लोग उसको पढ़ते भी रहिए, बाकी चर्चाएं तो होती रहेंगी। नाटो का गठन हुआ। नाटो का गठन कब हुआ भाई, 1949 में। कहाँ हुआ गठन, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो नाटो में इस समय कितने राष्ट्र हैं, टोटल 30 राष्ट्र हैं। तो होता क्या है कि इस टाइप से उन्होंने अपना गठन भी, संगठन भी बनाया कि ठीक है चौधरी तो हम बन के रहेंगे, लेकिन हमारे जो साथ के जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनको जरूरत नहीं है डेवलप करने की, बहुत ज़्यादा विकास करने की, उनको हथियारों को विकास करने की जरूरत नहीं है। तो जो चौधरी से मतलब है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति अपने आप को जो कहलाया, तो उसने कहा कि रहने दो, आप परेशान नहीं हो, हमारे जितने यूरोप के लोग हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा करो कि हमारे साथ आ जाओ, और साथ हम मिलके एक शक्ति संपन्न मतलब एक अपना गुट बनाते हैं। तो उसमें एक और शब्द आया क्या,
एक मतलब शब्दावली आई कि एक पे हमला सब पे हमला, ठीक है ना, और सब पे हमला तो एक पे हमला, मतलब इस तरह से अपना एक उन्होंने गुट बनाया कि अगर किसी एक पे अगर हमला होता है तो सब पे हमला माना जाएगा और सभी लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर का एक निर्माण करेंगे, क्या शक्ति संतुलन बनाएंगे। शक्ति संतुलन की नीति क्या कहलाती है कि एक पे हमला सब पे हमला। मतलब भारत के साथ जो ही चीजें हैं कि भारत जैसे राष्ट्र को क्या चाहिए और क्या है, क्या इनको सोचना चाहिए, इनकी नीतियों में क्या होना चाहिए और क्या है अभी तक, कि मतलब जो इनके जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं इनको साधने की कोशिश करनी चाहिए। इनको साधने से मतलब है कि इनके तमाम तरह तरह की सारी आपूर्ति और पूर्तियों में इनको मदद करना चाहिए, सारी आपूर्ति करना चाहिए, हर स्तर से इनके संकट में मदद करना चाहिए, हर स्तर से इनको सुरक्षित और इनको एक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। जैसे हमारा छोटा सा राष्ट्र नेपाल हो गया, जैसे हमारे पास जो हमने अपने जो है सेनाओं से मुक्त कराया 1971 में बांग्लादेश हो गया, इस तरह के जो भी हमारे राष्ट्र हैं अगल बगल के, इनको हमें पूर्ण रूप से मतलब डिपेंडेंसी तो नहीं कहा जा सकता है कि मतलब उनको एकदम डिपेंड अपने ऊपर बना लीजिए, ये क्योंकि बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे चीन ने क्या किया बीच में, चीन ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को जो है नेपाल में भेजना शुरू किया। नेपाल में उसके सस्ते और हल्के प्रोडक्ट्स जो है नेपाल के लोग क्या कर रहे थे, उस पर पूरी तरह से डिपेंड होते जा रहे थे और डिपेंड होते होते एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी पूर्ण रूपेण, आप जानते हैं कि 16 में जो भूकंप आया था, 16 में ही आया था ना, 16 में अप्रैल 16 में जो भूकंप आया था, उस समय की स्थिति ये थी कि पूरी तरह से वहां की जनता चीन पे ही डिपेंड हो चुकी थी कहीं कहीं धीरे धीरे। भारत ने भी अपना मदद दिया और अभी हाल ही की मैं घटना बताऊं, तुर्की में जो भूकंप आया, भारत ने वहां अपने सबसे पहले, भारत ने अपने पूरे विश्व में सबसे पहला जो अपना वहां पे मदद के लिए सेना भेजा, मदद के लिए जो टीम भेजा, तो भारत ने ही भेजा। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए तुर्की ने फिर वही पुरानी बयानबाजी करनी शुरू कर दिया, क्या कश्मीर मुद्दे को लेकर। हाँ, थोड़ा सा ये रहा कि जो विशेषज्ञ है उनका ये कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा इस बार नॉर्मल रहा, उतना भड़काऊ चीजें नहीं बताया, इतनी भड़काऊ बातें नहीं किया, लेकिन कुछ तो उन्होंने किया फिर से। तो खैर, ऐसे दोस्तों के साथ तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करके क्या मतलब है। जो इसने ऑपरेशन भी चलाया, क्या था, ऑपरेशन दोस्त चलाया, ठीक है। तो इस दौर में देखिए 3-4 चीजें हैं क्या, एक तो ये ऑपरेशन दोस्त जो अभी चलाया, और कहाँ चलाया भाई, यूक्रेन में चलाया ऑपरेशन गंगा, और उसके अलावा और कहाँ चलाया, अफगानिस्तान में चलाया, ठीक है। किस नाम से चलाया, किसी को है क्या, मैत्री किसके नाम से चलाया था भाई, ऑपरेशन मैत्री कहाँ चलाया था, आप लोग पढ़ लीजिए। जितने भी ऑपरेशंस हैं, आप कम से कम 20 ऑपरेशंस के नाम नोट करेंगे सभी लोग, चाहे जहां से। हाँ, ऑपरेशन और ऑपरेशंस में जितने भी अब तक के ऑपरेशंस चलाए गए हैं, चाहे वो कहाँ के हों, चाहे वो श्रीलंका के लिए हो इसके टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में, लिट्टे से जो उनको मतलब मुक्त कराने की जो प्रक्रिया थी, किससे, लिट्टे से श्रीलंका को, और चाहे कहा मैंने बताया था मालदीव में, और इस तरह के जितने भी पुराने समय से लेके आजादी के बाद से ही, चाहे हम कहते हैं नेपाल इसको बांग्लादेश को मुक्त कराने से संबंधित, या इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो युद्ध के समय में भी बहुत से ऑपरेशन चले, ठीक है ना, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और नोट कहीं करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे भी करेंगे, मैं एक दिन आप लोगों को पूरा ऑपरेशन नोट भी करा दूंगा कि कौन कौन से ऑपरेशन किस किस तो उसके लिए उद्देश्य के लिए कहाँ कहाँ चलाए गए।
ऑपरेशन कैक्टस क्या है भाई, थोड़ा सा बता दो आप, किसी को आइडिया है? वो मालदीव में ही चला था, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस। तो ये सारी चीजें आप लोगों से जो है टाइम पीरियड भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब किस दौर में और किस समय चलाया गया, किस राष्ट्र को कहाँ से मुक्त कराया गया। देखिए गोवा को भी समय में किससे, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, तो वो भी इसके लिए भी एक ऑपरेशन चला, ठीक है, विजय, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा दो चीजें हैं, ऑपरेशन विजय दो है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक कारगिल के समय में चलाया गया ऑपरेशन विजय और एक वो था ऑपरेशन विजय। तो ये सारी चीजें देखिए हमें ध्यान में रखने होंगे, हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, तब हम आगे जो है उसको क्लियर करके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ चीजें टाइम का फाउंडेशन लेते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा था आप लोग उस पर भी कि बुक्स पढ़ने की पूरी कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। करंट की जो चीजें आती हैं उनको हमने पकड़ लिया और हमने उनको जान लिया, लेकिन शुरू से जो है बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप भयादोहन और शक्ति संतुलन दो टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। भयादोहन से संबंधित अब तक के डिफरेंस जितने हुए हैं, जितने राष्ट्रों ने इस नीति को अपनाया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या वास्तव में स्थितियां रही हैं। चाहे हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, ये क्या क्या इन्होंने नीतियां अपनाई। चाहे हम कहते हैं कि चाइना ने क्या नीति अपनाया, किसको जोड़ा किसको तोड़ा, कहां से इसकी चाइना की, देखिए वास्तव में ऐसा राष्ट्र रहा है कई देशों से इसका विवाद रहा, सीमा विवाद, चाहे रूस से हो, चाहे जापान से हो, भारत से हो, तिब्बत से है, ठीक है, और इसी का ही अपना एक पार्ट कौन, चाइना का, ताइवान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे कैसे, जब हम पूरी तरह से भयादोहन को पढ़ेंगे, ठीक है। भयादोहन के बारे में हम पूरी तरह से उस समय भी चर्चा कर देंगे जब हम फिर से उसको पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध IR के बारे में पढ़ाएंगे, तब भी इसकी चर्चा करेंगे। तो भयादोहन क्या है, अपने पास एक मजबूत नींव रखना, एक अपने पास सैन्य क्षमता रखना। भयादोहन के तौर तरीके क्या है, सैन्य क्षमता से मजबूत होना, अपने पास हथियारों के पूरे वो रखना, पूरे व्यवस्थित अपना वो रखना, उनसे अगले को डराना, वही क्या है, भयादोहन के अंतर्गत आता है। उनको अगले राष्ट्र को पता है कि भाई, देखिए होता क्या है, कभी कभी भारत भी एक बार को सोचता है कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र जो कहीं से चुरा के अपना एक परमाणु अपना शक्ति संपन्न हो गया है, वो पता नहीं कब क्या कर दे। अमेरिका जैसा राष्ट्र किससे डर गया, नॉर्थ कोरिया से डर गया, वो भी एक बार को दब गया कि पता नहीं कब कहाँ किसके ऊपर छोड़ दे, पता नहीं क्या स्थिति इसके साथ हो सकती है। इसका जब माथा फिरा, किसका, किम जोंग उन का, तो ये क्या कर देगा, तो वो भयादोहन के अंतर्गत आता है। उसने अपने पास एक रख लिया, अपने पास एक जो है संपन्न हो गया, तो उससे क्या कर रहा है, सबको डरा रहा है। कहीं कहीं जो ये था भस्मासुर भी, वो भी शंकर जी को डरा दिया था एक समय ऐसा था। वो क्या किया, हिमालय में जाकर और शंकर जी के ही सर पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा था, और शंकर जी भागते फिर रहे थे यहाँ वहाँ कि अब तो ये हमारे सर पे ही रख देगा। तो उसमें जो है उसमें भी मदद लिया उन्होंने, शंकर जी ने एक अपने टेक्निक के थ्रू विष्णु जी का वो उस रूप में आई और मोहिनी रूप में, और उसको खुद ही उसके सर पे हाथ रखवा कर उसको समाप्त किया। तो ये सब दौर तो चलते फिरते रहते हैं भाई। क्यों, आप लोगों ने देखा था किस टाइप का सीरियल वगैरह कभी देखा, हमने छोटे पे देखा था बचपन में, और फिर ये सारी चीजों में हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्यों, तो भयादोहन जो डरा रहा है हमें, उसको कुछ ऐसे टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि वो अपने आप में ही समाप्त हो जाए। तो ये हो गया हमारा भयादोहन, अपने तौर तरीकों, हथियारों और शक्ति संपन्नता से दूसरे राष्ट्र को, शत्रु राष्ट्र को डरा के रखना, दबा के रखना। और शक्ति संतुलन क्या है, जो कि हम कई टेक्निक से, कई तौर तरीके से, चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से हो, चाहे हमारा उनके साथ अच्छे पॉलिसी हो। कहते हैं, एक कहावत है कि
शत्रु का जो शत्रु होता है वो क्या होता है? अपना मित्र होता है। तो इसके अंतर्गत ये भी क्या है? एक शक्ति संतुलन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था अभी 1960 के दशक में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना किया गया और 1974 में क्या हुआ? पोखरण फर्स्ट, जिसको लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना गया, और वो पूर्णतः सफल नहीं हो सका, लेकिन यह है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और 1987 में क्या आया? NPCIL। ये क्या है भाई? 1987 में NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप समझ सकते हैं कि कोयले की जो भंडार, जो कोयला जाता है, दो तरह के थर्मल पावर प्लांट हैं, मतलब दो तरह के पावर प्लांट हैं, एक थर्मल पावर प्लांट और एक क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। पारीछा एक जगह है आपके यहीं पर झांसी के पास ही, पहले ही पड़ता है पारीछा थर्मल पावर प्लांट। वहां जब आप जाएंगे तो कोयले का एकदम बिल्कुल, अगर आप पहन के कपड़े जाए तो एक ही दिन में हमको लगता है वो गंदे हो जाएंगे कपड़े आपके, इतने वहां पे राख होते हैं वहां चिमनी पे। तो क्या है? कोयला, कोयले से बनता है वहां बिजली। यहाँ पे भी तो बनता है। कहाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। तो इस तरह के जो है ऐसे कई जगह पे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो क्या है कि थोड़े से यूरेनियम में ही, मतलब आपके रत्ती भरी यूरेनियम कहें तो रत्ती भरी यूरेनियम में ही कई दिनों के, एक 2-4 शहरों 10 शहरों को चलाने के लिए कई दिनों के जो है बिजली का उत्पादन एक रत्ती भर यूरेनियम से हो सकता है, और कई टन और कई ट्रक जो है कोयले से क्या हो सकता है? उतने कवरिंग हो सकती है। तो इस तरह से जो थर्मल, जो मतलब ये न्यूक्लियर जो हमें स्थापना करनी पड़ी, वो सिर्फ हथियारों के ही क्षेत्र में नहीं, हमें अपने विकास प्रौद्योगिकी में भी उसका वो किया गया, और हमने एक शर्त के अनुसार कि हम इसको नो फर्स्ट यूज के अंतर्गत हमने इसका विकास किया, और ये वादा करते हुए कि हम जो है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? विकास के क्रम में ही हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद 1998 में पोखरण सेकंड आया, पोखरण सेकंड जो 11 और 13 मई को हुआ। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां 4 प्रकार के क्या हैं? फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल जो फोर्सेज हैं, बल हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मजबूत नाभिकीय बल, मतलब ये जो नाभिकीय न्यूक्लियर जो फोर्स है, ये अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसमें भी 2 तरह के नाभिकीय बल होते हैं, एक मजबूत और एक थोड़ा मतलब उस टाइप का कमजोर टाइप का। कमजोर क्या है और मजबूत, मैं दोनों को क्लासिफाई करूंगा। तो आप लोग एक क्रम लिख लें कि बढ़ते हुए क्रम में क्या है? फंडामेंटल फोर्सेज, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में 4 तरह के जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं यहाँ। सबसे पहला क्या है? मजबूत नाभिकीय बल। मजबूत नाभिकीय बल। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। उसके बाद आता है
कमजोर नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो। तो ये चार तरह के ठीक है गुरुत्वाकर्षण बल। मजबूत नाभिकीय बल, जैसे जो यूरेनियम और इन सब का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम आपको मैं बताता हूं, इसके बारे में और थोड़ा सा आप नोट कर ले। जो मजबूत नाभिकीय बल है वो क्या किस बॉन्ड से बंधा रहता है, क्या संयोजन होता है उसका, प्रोटॉन और प्रोटॉन का संयोजन इसमें होता है। बढ़ते हुए क्रम में है ना, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, एक एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है। बढ़ते हुए उसमें, सॉरी घटते हुए क्रम में। ये क्या है, घटते हुए क्रम में, घटते डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा मजबूत यह है, उसके बाद सबसे कम मतलब मजबूत ये है, मतलब कमजोर है, सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल का है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा, जो बॉन्ड होता है जिससे बंधा होता है, क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन से बंधा होता है। इसका न्यूक्लियस, इसका जो नाभिक है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन से ही बंधा होता है। दूसरा क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, विद्युत चुंबकीय बल। किससे होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। और जो कमजोर नाभिकीय बल होता है, ये कौन से होते हैं नाभिकीय बल, अल्फा, बीटा और गामा। दीज टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, ये जो इस टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं, ये क्या है, कमजोर होते हैं, कमजोर नाभिकीय बल होते हैं। जो बॉन्ड इसका बंधा होता है, ये क्या है, अल्फा और बीटा से होता है इसका, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, बंध से बंधा रहता है, बॉन्ड से बंधा रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मैंने बताया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड, ये सबसे जो कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेज। लेकिन फिर भी आप एक कल्पना कर सकते हैं कि एक मतलब पिंड अगर कोई बॉडी फेंकी जाती है तो बड़ी तेजी से फिर वो नीचे आती है, वो किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है ना। और सोचिए कि फिर इसकी क्या हालत होगी, ठीक है ना, एक मजबूत नाभिकीय बल की क्या स्थिति होगी। हो गया ये सब, कहीं से कोई कंफ्यूजन? और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने बताया था, इसमें जो इससे बंधा होता है एक न्यूक्लियस, नाभिक, ये किससे होता है, बंधा हुआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बंधा होता है। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आगे और भी कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को, संलयन और क्या, विखंडन। संलयन से क्या होता है, संलयन से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है और विखंडन से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब चीजें भी हम चर्चा करेंगे, कैसे कंट्रोल करते हैं। कैडमियम की रॉड वगैरह आप जानते हैं, कैडमियम की छड़ों से भारी जल से मंदक के रूप में काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
अच्छा एक चीज और देखिए, तत्व एलिमेंट क्या है भाई? एलिमेंट्स क्या है? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है, तत्व होता है। ठीक है ना? समान प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है क्या होता है? तत्व होता है। इसी क्रम में आप लोग एक चीज और जानते होंगे, समभारिक और समस्थानिक आइसोटोप वगैरह ये सब जानते होंगे आप लोग। अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा हम उसके बारे में उसी समय चर्चा करेंगे कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समनिट्रानिक क्या है। ठीक है ना? तो अच्छा, दूसरी चीज यह है कि जल्दी होता क्या है कि जैसे आप अभी इसी को ले लें कि समभारिक से हाइड्रोजन के जो वह होते हैं अलग अलग क्या आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं भाई? हाइड्रोजन के और एक और प्रोटियम। ठीक है, ये तीन क्या है? समस्थानिक आइसोटोप्स। तो कुछ इस चीजों को, बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे तीन आपको दे देगा या चार और कुछ मतलब तीन और कुछ दे देगा, एक उसी में से एक पूछ लेगा कि इसमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है। ठीक है ना? तो ये सब बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। और न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें आप अगर पढ़ रहे हैं तो संलयन और विखंडन के बारे में थोड़ा सा, और इनके मंदक के रूप में क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि इनके मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और भारत का सबसे पहला जो है क्या परमाणु रिएक्टर वो कौन सा था, क्या नाम है उसका? ठीक है ना? अप्सरा। ठीक है ना? अप्सरा जो सबसे पहला जो था परमाणु रिएक्टर, उसका नाम था अप्सरा। और जो नाभिक का जो होता है ये विकिरण के रूप में होते हैं। ये नाभिक जो न्यूक्लियस होता है इसके एक विकिरण होते हैं का क्या? अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या होते हैं? ये विकिरण होते हैं। अच्छा, बहुत डीप में नहीं आना है। अल्फा, बीटा, गामा में भी आपको मतलब ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विकिरण कितना शक्तिशाली है। गामा कहीं न कहीं बहुत मतलब शक्तिशाली है और अपने आप में क्या है कि ये मोटे से मोटे मतलब उसको चद्दर को भी वो भेदने की क्षमता रखता है। उसी हिसाब से अल्फा, बीटा और गामा की ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इसके मतलब बारे में डीपली नहीं जाना है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है? कितनी इसकी वेवलेंथ वगैरह है, कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह और इस सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं टाइप के विकिरण के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब तकनीक में इसी का प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो है विकिरण जो है रेडियो एक्टिव विकिरण के जो वो आप किए जा रहे हैं प्रयोग, मेडिकल के चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। वो सब भी आप लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है कैसे लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और लेटेस्ट में जो उसके प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास हुए हैं, लेजर तकनीक के क्या क्या उपयोग हो रहे हैं, किस किस, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है कि लेजर तकनीक का उपयोग किसमें किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें एक आपको सही करना है, या कुछ इस तरह से उसमें एक नहीं होगा बाकी 3 होंगे। ठीक है ना? कुछ इस टाइप से आएगा। तो लेजर तकनीक का कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है और लेजर तकनीक का कहाँ हो रहा है। वहीं इसके अलावा जैसे पथरी और स्टोन वगैरह को क्या दवाओं के अलावा जो है लेजर से ही हम उसको तोड़ देते हैं, क्रैक कर दे रहे हैं। ठीक है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है। और कहाँ हो रहा है लेजर तकनीक का? नहीं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ही आ गया। मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, लेजर गन के रूप में है, जो डिटेक्ट करके कहीं वो नाइट डिटेक्टर या उस टाइप से जो लेजर प्रौद्योगिकी है उसमें शार्प मतलब उसके निशाने के लिए, बिल्कुल सटीक निशाने के लिए लेजर का प्रयोग किया जा रहा है। तो सिग्नल्स देने के लिए लेजर का प्रयोग
ये सारी चीजें हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर अभी आज हमने आज भी ऐसा देखा है एक जगह कि वो क्या है, सेल से जो है सेल कोशिका, कोशिकीय संरचना से सेल का आप स्टेम सेल का नाम आपने सुना है अभी? स्टेम सेल कोशिका। देखिए होता क्या है, शरीर जो है जो हमारी बनी हुई है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो जीवित कोशिका से ही और भी बहुत सारे उसमें वृद्धि किए जा सकते हैं कोशिकाओं में। तो क्या है कि अगर जैसे होता क्या है कि किसी को कहते हैं सर्जरी हो गई, तो सर्जरी कैसे होती है, एक जगह से जीवित सेल काटा निकाला, इसको मांस और स्किन सहित और वहां उठा के चिपका दिया, तो जीवित सेल्स होते हैं उस टाइप से। और फिर वहां पे वो विकास कर जाता है, मतलब उस चीज को, उस घाव को पूरा भरने में, कवर करने में सहायता करता है। तो क्या है, जीवित कोशिकाओं से वृद्धि करना, मतलब उसका विकास करना। एक भ्रूण के रूप में पहले छोटा सा एक भ्रूण, मतलब एक इंसान एक छोटे से भ्रूण के रूप में आता है, फिर उसी एक तरह का वो क्या होता है, सेल ही होता है, और उसी सेल से विकास करते करते एक बड़ा रूप ले रहा है। ठीक है, तो सेल्स, ये क्या कोशिकाएं जो है, जीवित कोशिकाएं क्या कर रही हैं, एक अपना बड़े स्तर में बड़े संरचना बना रही है। इसी तरह से क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ही क्या हो रहा है कि मस्तिष्क का जो है जो विकास है, मतलब इसी तरह टाइप का मस्तिष्क भी बनाया जा रहा है कि मस्तिष्क का एक सेल ले लिया हमने थोड़ा सा, और उसको क्या किया हमने, उसको अपने लैब में उसको डेवलप करना शुरू किया, उसके उसी सेल से बढ़ता बढ़ता एक बड़ा रूप ले रहा है मस्तिष्क का। और उससे क्या हो रहा है कि हम उसको चिप से जोड़ के कनेक्ट कर दे रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। और जो चीजें, जो सोचने की समझने की जो क्षमता होती है, वास्तव में मानव मस्तिष्क जो है उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं आज तक। ठीक है, चाहे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी हो, चाहे सारी चीजें हो, बनाया किसने, मानव मस्तिष्क ने ही बनाया उसको। तो कहीं न कहीं आज के डेट में मानव मस्तिष्क का जो सेल है उसी में हम विकास कर दे रहे हैं, और सेल के विकास में ही जो है वो क्या हो रहा है कि वो वही मस्तिष्क पूरा सारा, मतलब जो संदेश है, जो पूरी सारी चीजें हैं, जो संरचना है, जो भी चीजें हैं, वो उस कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा है कि भाई इस तरह से करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो वो एक तरह से ये सारी चीजें भी आ रही हैं, मैं आप लोगों को उसके भी जिक्र में करूंगा कि क्या चीज है। तो आप लोगों के पेपर की दृष्टि से ये सब चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और अभी रह गया है, जो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था, किसने किया था? मैडम क्यूरी और हेनरी बेकरल दोनों का नाम आता है, लेकिन आवाज से आप लोग विशेष रूप से अटेंटिव हो जाइए कि मैडम क्यूरी का वहां नाम नहीं लेना है। जो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज हुई थी वहां सिर्फ हेनरी बेकरल ने ही किया था, और जो अल्फा बीटा और गामा दी टाइप्स ऑफ रेज जो है वो क्या है, वो ये रेज जो है बेकरल रेज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, बेकरल रेज के नाम से जाने जाते हैं। और जो खोज किया था, ये किया किसने? हेनरी बेकरल ने, जो किसके गुरु थे? मैडम क्यूरी के। ठीक है ना, मतलब एक तरह से उनके गुरु ही थे। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।